हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 31 जनवरी 2021 को होने वाले सीटेट एग्जाम में संभावित कुछ प्रश्नों की बात करेंगे और वह प्रश्न है भाई आपके एवीएस सेक्शन के पास। और यह वीडियो एवीएस के सेक्शन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भाई इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें ताकि कम से कम 4 से 5 प्रश्न इस वीडियो से आप लोगों को 31 तारीख के एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप सही सलामत ढंग से उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो भाई हम लोग देखते हैं कि इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न क्या क्या आए हैं और आगे क्या आएंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो है वह कहता है पर्यावरण सेक्शन में कितने थीम है। क्या कहता है भाई, पर्यावरण सेक्शन में कितने थीम। ठीक है, तो पर्यावरण सेक्शन एनसीएफ 2005 ने क्या किया भाई, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन को या पर्यावरण सेक्शन को कितने थीमों में बांटा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा वह 6 थीम होगा। कितना थीम होगा भाई, 6 थीम। और इस 6 थीम के नाम की बात करें तो पहला थीम आता है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र, ठीक है। और यदि हम लोग इसके दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम इसका आता है भोजन। क्या आता है भाई, भोजन का। तीसरा नाम की यदि हम लोग बात करें तो तीसरा नाम भाई आता है जल का। किसका आता है, जल का। यदि चौथे नाम की बात करें तो चौथा नाम आता है भाई आवास। किसका आता है, आवास का। यदि हम लोग 5वें नाम की बात करें तो 5वां नाम आता है भाई यात्रा का। और यदि हम लोग 6ठे नाम की बात करें तो 6ठा नाम जो आएगा वह होगा हम चीजों को कैसे बनाते हैं। चीजों को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण सेक्शन के 6 थीम हैं और वह 6 थीम है क्या, तो परिवार एवं मित्र, दूसरा का नाम है भोजन, तीसरा है जल, चौथा है आवास, 5वां है यात्रा और 6ठा है हम चीजों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से कभी कभी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से पर्यावरण सेक्शन के कौन से थीम नहीं। 3 ऑप्शन यहां से उठा के दे सकता है और एक ऑप्शन अलग से उठा के आपको दे सकता है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर हम लोगों को अभी क्या होगा कि पर्यावरण सेक्शन के 6 थे। यदि पूछा जाएगा तो कह देना परिवार एवं मित्र, दूसरा कहना भोजन, तीसरा कहना जल, चौथा कहना आवास, 5वां कहना यात्रा और 6ठा कहना हम चीजों को कैसे बनाते। अब देखते हैं भाई ऐसे का हम लोगों का दूसरा प्रश्न है और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरण सेक्शन के जो 6 थीम है उसके केंद्र बिंदु में किसे रखा गया। तो भाई केंद्र बिंदु में इसका भोजन को रखा गया। किसको रखा गया है, भोजन को रखा गया है। और ऐसा क्यों, तो भोजन को इसलिए रखा गया है कि भोजन से संबंधित आप जितने भी कार्य करेंगे सारे पर्यावरण के लिहाज से, पर्यावरण के हिसाब से और पर्यावरण को संरक्षित रखने में ज्यादा योगदान देता है। समझने के लिए तो बहुत ढेर सारा उदाहरण है, लेकिन यदि हमारे अनुभव की आप बात कीजिएगा तो मेरा अनुभव यही कहता है कि आपको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए भाई, भोजन।
और भोजन आप लोगों को जो भी खाद्य पदार्थें मिलती है सारे आप लोगों को पेड़ पौधे से मिलती है, और आप अपने कम से कम भोजन को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाइएगा। और ज्यों ही आप पेड़ पौधों के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाइएगा, पर्यावरण के संरक्षण में अहम होगा। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के 6 थीमों में के मूल में किसे माना गया है? तो भाई भोजन को माना गया। किसे माना गया है? भोजन को। तो शायद इस दोनों प्रश्न में आपको कहीं से किसी भी प्रकार से डाउट नहीं हुआ होगा। यदि हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो देखें आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या आ रहा है। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के स्क्रीन पर एक और प्रश्न आ चुका है, और यह प्रश्न भाई कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा क्यों? तो शायद हम लोग सारे लोग जानते हैं कि आपका आस पड़ोस, आपका समुदाय, आपका परिवेश आपको किसी भी चीज को सीखने में ज्यादा अहम योगदान देता है। और हम लोग जानते हैं कि वाइगॉत्स्की के महोदय कहा गया है कि समुदाय मतलब इसको कहते हैं समाज और परिवेश से हम लोग ज्यादा सीखते हैं। सॉरी, समाज और संस्कृति से ज्यादा सीखते हैं। और जीन पियाजे महोदय ने भी कहा था कि परिवेश से हम लोग ज्यादा सीखते हैं। तो समुदाय, यहां का जो एक लाइन है भाई, समुदाय मतलब आपके आस पड़ोस के जो भी समुदाय टाइप का चीजें आता है, घटक आता है, वह आपको सीखने में ज्यादा अहम योगदान देता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो हम लोग हिंदी सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, उसी से हम लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं। और आस पड़ोस में जो भी चीजें हम लोगों को मिलती है, वह जो मिलती है वह आसानी से मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। तो भाई आते हैं मुद्दा की बात, और इस प्रश्न में क्या कहता है? कहता है कि यह बहुत सस्ता संसाधन है। यह भी ऑप्शन ठीक है कि समुदाय जो आपके चारों ओर मिलता है, यह एक सस्ता संसाधन है। फिर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। यह भी है कि आपका समुदाय आपके आस पड़ोस के परिवेश में आसानी से उपलब्ध होते हैं। फिर देखिएगा भाई, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। आराम से याद रखना, ईवीएस के जितने भी प्रकरण आप पढ़े होंगे, जितने भी प्रकरण आपको पढ़ाया गया होगा, सारे प्रकरण में बड़े बुजुर्गों का योगदान अहम होता है। और बड़े बुजुर्ग ज्यादातर आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वह अपने अनुभव के आधार पर या फिर जिस प्रकार से भी आप सहमत होंगे, आपको सिखाने में वो अहम भूमिका निभाते। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि भाई यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अब देखिएगा यहां जो कहा जा रहा है कि अवसर प्रदान करता है वास्तविक स्थिति, 4 के चारों ऑप्शन ठीक है। तो भाई आपको सीटीईटी के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में 4 के 4 ऑप्शन सही भी मिल सकते हैं, उसमें से एक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा, और 4 का 4 ऑप्शन गलत भी मिल सकता है, जिसमें से आपको एक काफी गलत को चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई देखते हैं, इसमें से सस्ता संसाधन भी है, आसानी से उपलब्ध होने वाला भी है, और इसमें बड़े और बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं, और यह वास्तविक स्थितियों को सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। तो 4 का 4 ऑप्शन में यदि हम लोगों को कूट में देता, किसमें? कूट में, तो चारों ऑप्शन आपके ठीक होते। लेकिन इस प्रश्न के लिए आप जो आंसर करने जाइएगा और एग्जाम हॉल में यदि यह पूछेगा, तो आपका आंसर होगा डी नंबर।
क्या होगा? डी नंबर। क्योंकि 4 ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर यही होता है, क्योंकि चाहे आपका यह सस्ता संसाधन है, चाहे आपका यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, चाहे इसमें बड़े बुजुर्ग होते हैं, सारे का निचोड़ तीसरे में झलकता है कि तीनों आपको वास्तविक स्थिति से समझने में ज्यादा फायदा या फिर ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान करता। ठीक है, तो जरा बताना इस प्रश्न के इस 4 ऑप्शन में से आपने ऑप्शन नंबर 4 को क्यों दिया? क्योंकि 4 नंबर ऑप्शन में तीनों ऑप्शन के झलक नजर आते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4 नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके आस्करण पर क्या आता है। चलिए, तो भाई देखते हैं कि हम लोगों के आस्करण पर जो नया प्रश्न आ गया है वह प्रश्न है क्या। तो वह प्रश्न कहता है भाई, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न का समर्थन नहीं करती है। आप लोग एग्जाम हॉल में जरा ध्यान देना कि प्रश्न पूछे जाते हैं 2 प्रकार से, एक को कहते हैं सकारात्मक पॉजिटिव और एक को कहते हैं नकारात्मक अर्थात निगेटिव। और याद रखना जो जिस प्रकार का प्रश्न निगेटिव होगा उसमें से कौन सा उत्तर गलत होगा और या जो उत्तर नहीं होंगे वही आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कौन सा प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं ऑप्शन की बात। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे कम गलतियां करें। तो भाई सबसे पहले हम लोग तो यहां इसको काट देते कि बच्चे कम गलतियां करें। एमसीएफ कहता है कि बच्चे यदि गलतियां कर रहे हैं तो बच्चे सीख रहे हैं। एनसीएफ कहता है कि बच्चे यदि गलतियां कर रहे हैं बच्चों में समझ विकसित हो रही है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों की गलतियां शिक्षकों के लिए खुली खिड़की के समान है, ताकि शिक्षक उसमें झांक कर देख सके कि बच्चे कहां और किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, यदि बच्चे गलतियां कर रहे हैं का मतलब शिक्षकों के लिए एक अवसर है। क्या भाई? अवसर है। और जब तक आप या हम लोग या दुनिया का कोई भी जीव गलती नहीं करेगा तब तक वह कुछ नया नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो बच्चे कम गलतियां करें, गलतियां करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह आप किसी से यह नहीं गुंजाइश कर सकते हैं या अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आप कम गलतियां करें या फिर बच्चे कम गलतियां करें। ठीक है, बच्चों का गलतियां करना स्वाभाविक है, बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे की बात करते हैं, बच्चों को करके सीखने का अवसर। एनसीएफ कहता है कि यदि आप किसी भी कार्य को करके खुद से स्वयं कीजिएगा उससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है और आपके साथ बहुतों दिनों तक आत्मसात रहता। ठीक है, तो एनसीएफ जोर देता है ज्यादातर करके सीखने। किस पर जोर देता है भाई? करके सीखने। कहा जाता है कि रचनावाद और संरचनावाद ने भी सबसे ज्यादा विश्वास किस पर किया है भाई? तो करके सीखना। रचनावाद या संरचनावाद या एनसीएफ की बात करें तो ज्यादा जोर किस पर दिया है? करके सीखना। और करके सीखने का मतलब होता है स्वयं करके सीखना, हस्तपरक क्रिया विधि से सीखना, वास्तविक रूप से सीखना, प्रत्यक्ष रूप से देख कर सीखना। ठीक है, तो यह तो उत्तर होगा और यह उत्तर होगा सही। ठीक है, तो भाई हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या है। कहता है बच्चे बहुत से प्रश्न को पूछे। तो भाई एनसीएफ कहता है कि यदि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं
इसका अर्थ होता है बच्चों में प्रकरण की समझ बन चुकी है। आप लोग एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में किसी भी प्रकार के सेक्शन में आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ज्यादातर यह प्रश्न जो पूछा जाएगा वह हिंदी सेक्शन में आएगा। ठीक है, हिंदी सेक्शन में आएगा और उसमें से कहा जाएगा कि कोई भी प्रकरण पढ़ाने के बाद, ध्यान से सुनेगा, कोई भी प्रकरण पढ़ाने के बाद यदि बच्चों से कहा जाता है कि आप इससे प्रश्न को एराइज कीजिए, यदि बच्चे प्रश्न को उस प्रकरण से एराइज करते हैं, इसका मतलब होता है कि बच्चों में उस प्रकरण की समझ बन चुकी है। और यदि बच्चे उस प्रकरण से संदर्भित प्रश्न को एराइज नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि बच्चों में उस प्रकरण से संदर्भित किसी भी प्रकार की टॉपिक जो भी हो वह समझ नहीं बना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। क्या मिले? स्थान। तो भाई ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको कोई भी कार्य करने का पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप यदि कुछ करना चाहते हैं, आप में यदि कुछ आपके अंदर है, जिज्ञासा है, लालसा है, तो आपको इसके लिए अवसर मिलना चाहिए, या फिर आपको इसके लिए स्थान मिलना चाहिए। आज हम आप लोगों के बीच हैं, यदि हमको भी अवसर नहीं मिलता तो शायद हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाते। ठीक है, तो हमको अवसर मिला और हम आप लोगों के बीच आए। इसी भी प्रकार से अभी इस वीडियो से पढ़ रहे बहुतों व्यक्तियों में से कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनको यदि अवसर मिलेगा हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न के 4 ऑप्शन में से पर्याप्त स्थान मिलेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछ रहे हैं का मतलब बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलेगा, बच्चे बेहतर ढंग से सीखेंगे। बच्चे कम गलतियां करें यह अपेक्षित नहीं है, बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे ही, और यदि बच्चे गलती करेंगे तो इसका अर्थ होता है बच्चों में प्रकरण की समझ बन चुकी है, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे समझ। तो इसका आंसर कह रहा है कि समर्थन नहीं है, तो यह तीनों ऑप्शन सकारात्मक है, और यह 3 का 3 ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे, तो आंसर यहां पर आपका यही होगा, और ये आंसर नहीं। ठीक है, तो भाई हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। तो भाई देखते हैं कि हम लोगों के स्क्रीन पर जो एक नया प्रश्न आ चुका है वह क्या है। वह है भाई प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। मतलब फिर हम लोग देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है भाई नकारात्मक। ठीक है, तो यदि यह क्वेश्चन नकारात्मक है तो हम लोग देखते हैं कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा प्रकरण है जो नहीं हो सकता। तो सबसे पहला प्रश्न का ऑप्शन जो है वह है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो भाई हम लोग अभी जान चुके हैं कि पर्यावरण को खोजने का अवसर, खोजने में एक विधि आती है और उस विधि को कहते हैं अन्वेषण। क्या कहते हैं भाई? अन्वेषण। और इस अन्वेषण विधि के जन्मदाता जो है वह है आर्मस्ट्रांग। क्या है भाई? या आर्मस्ट्रांग। यहां से 2 प्रश्न निकला कि बताइए अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज। और अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है भाई? तो आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग। तो यदि बच्चे खोजते हैं, बच्चों को खोजने का अवसर मिलता है, और यदि बच्चे किसी भी चीज को खोज कर सीखते हैं तो सीखा हुआ ज्ञान अधिक दिनों तक अस्थायी रूप से उसके आत्मसात रहता है।
तो यह तो उचित है और यह सही है, इसीलिए इस प्रश्न के लिए यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह कथन सही। ठीक है, फिर हम लोग यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें तो भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यह पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के पीछे यह उद्देश्य होता है कि आप अपने चारों ओर जो भी चीजें मिलती है, चाहे वह जानवर हो, चाहे आपका वातावरण हो, चाहे पेड़ पौधा हो या फिर मानव समुदाय ही क्यों ना हो, सारे लोगों के प्रति आप यदि एवीएस का शिक्षण प्राप्त करते हैं तो आप उसके प्रति संवेदनशील जैसे व्यवहार का प्रयोग जरूर कर सकते हैं और कीजिएगा। इसी के उद्देश्य से पर्यावरण शिक्षण का अध्ययन आपको करवाया जाता है। ठीक है, यदि हम लोग अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन कहता है अवलोकन, मापन और वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकास करना। तो भाई यह भी सकारात्मक है, यह सारा का सारा ऑप्शन सकारात्मक है, क्योंकि आपको यदि पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षण का ज्ञान दिया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कि आप अपने चारों ओर कि किसी भी प्रकार की वस्तुएं, किसी भी प्रकार से संदर्भित पर्यावरण के जो घटक होते हैं उसके बारे में आप सीखिएगा। तो अवलोकन का मतलब क्या होता है भाई? देखना होता है, और आप देखकर बहुतों कुछ सीखते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण के पीछे यह भी उद्देश्य होता है कि बच्चों को इसलिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है कि बच्चे देखकर भी कुछ सीखें, मापन के बारे में जाने, वर्गीकरण कौशल का भी उसमें विकास हो। ठीक है, तो यह तीनों का तीनों ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं सकारात्मक। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, विज्ञान के आधारभूत संप्रदाय को रट कर याद करना। तो भाई एमसीएफ रट कर याद करने को खारिज करता है, और ऐसा क्यों? चूंकि रट कर प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, और अस्थायी होता है इसका मतलब होता है कि आप जरूरत पड़ने पर उस संप्रदाय का उपयोग नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कौन नहीं हो सकता है, तो यह तो खोजने का अवसर होगा। सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील होगा, मापन और अवलोकन जैसे वर्गीकरण कौशल का भी विकास होगा, लेकिन रट कर ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ये होगा, और ये आंसर नहीं होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बताना जरा, इस प्रश्न को समझने में कहीं से किसी को किसी भी प्रकार से डाउट है? भाई एक एक प्रश्न में आप लोगों को तीन तीन प्रश्न का जवाब बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, और यह क्वेश्चन क्या कहता है? वही कहता है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। क्या करें भाई? एक फोल्डर में डाल दें, और इन फोल्डरों को कहते हैं, सुन ले, किसी भी विषय के शिक्षण में आपको पूछा जा सकता है, और आज के बाद आप लोग भूलिएगा नहीं कि जब किसी भी बच्चों की, किसी भी व्यक्तियों की सारे ब्यौरा को किसी फोल्डर में डालने की बात कहता है तो वह फोल्डर होता है पोर्टफोलियो। जो बच्चे, जो अभी जो आप लोग इनमें से पढ़ रहे हो, बहुत लोग, इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट संस्था में जाकर के आप पढ़ाते हो, तो वहां पर पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है जिसमें से बच्चों के बारे में सारे ब्यौरा को रखा जाता है, और उस ब्यौरा के द्वारा ही बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी कह रहा है कि कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर में डाला जाता है, एक लाइन में आंसर के देगा, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं भाई? पोर्टफोलियो। और एक प्रश्न आप लोगों को हिंदी सेक्शन में पूछा जाएगा कि बताइए,
प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? तो क्या कहेगा भाई? पोर्टफोलियो। वह पोर्टफोलियो ही ऐसा घटक है जो आपको किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चों के बारे में आपको बताता है कि वह बच्चा किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां आता है कि पोर्टफोलियो में किस तरह की बातें होती है? बच्चों के बारे में हो, व्यक्तियों के बारे में हो, संस्था के बारे में हो, सिस्टम के बारे में हो। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें आती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें पोर्टफोलियो में आती है। ठीक है, आपका जो पॉजिटिव व्यवहार है, आपका जो नेगेटिव व्यवहार है, सारे का प्रयोग पोर्टफोलियो में किया जाता है और उसी प्रकार से आपका इसी आधार से मूल्यांकन भी किया जाता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति। तो ज्यों ही सारे ब्यौरा की बात करें कि सारा ब्यौरा को एक फोल्डर में डाला जाता है, क्या मानिएगा? पोर्टफोलियो कहते हैं। और प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन का बेहतर तरीका भी पोर्टफोलियो ही होता है। पोर्टफोलियो में आपके सकारात्मक और नकारात्मक चीजों का ब्यौरा या दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो भाई बताना, इस प्रश्न में कहीं से किसी को किसी भी प्रकार से डाउट है तो आज हम लोगों ने जितना भी प्रश्न देगा शायद आप लोगों को डाउट होना नहीं चाहिए। यदि होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते। ठीक है, तो आज हम लोग इतने प्रश्नों का ही जिक्र कर पाए। आपको यह लगता होगा कि सर इतने बड़े वीडियो में बहुत कम प्रश्न का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यदि आप समझदार होंगे तो आपको यह पता होगा कि सर ने कम प्रश्न का जिक्र किया, प्रश्न की संख्या 6 आई, लेकिन इस 6 प्रश्न में सर ने 24 से 25 प्रश्नों का जिक्र किया। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने किसी भी प्रश्न के 4 जो ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन पर जिक्र करके बताया जाता है कि कौन सा प्रश्न होगा और क्यों होगा, कौन सा प्रश्न नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्नों की व्याख्याएं आती है। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं और फिर हम लोगों की मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ। जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि यदि आप लोगों को यह तरीका ठीक लगा होगा, समझ आता होगा, और यदि आप इस सनी सर के वीडियो को चाहते हैं तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो बनता रहेगा और आप लोगों तक पहुंचता रहेगा और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाता रहेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।